ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर है जी हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है टॉपिक वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम। अच्छा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है चूँकि इसके साथ इसका जो प्रीवियस टॉपिक है वो इसके साथ लिंक है। अभी हमने पढ़ना है फॉर एन पार्टिकल सिस्टम या फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना है और फिर क्या करना है जी, और उसकी वेलोसिटी निकाल लेनी है और फिर एक्सेलरेशन निकालना है। इट इज़ वेरी वेरी इजी जी। तो ये इस तरफ मैंने आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सबका टॉपिक है उसके अंदर जो टू पार्टिकल्स जो सिस्टम है उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है या जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, आप वो दोबारा देख सकते हैं। ये दो मैसेज हैं, ये उसका फ़ाइनल फार्मूला आता था कि सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो ये है। पहला मास उसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई दूसरा मास उसका ये जो x2 डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करके टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो है m1 प्लस m2 जिसको हमने कैपिटल M कहा था उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। तो ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ जाती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक हो गया जी। अगर ये 2 पार्टिकल के लिए है तो 3 पार्टिकल के लिए क्या होगा, सिंपली इधर एक और टर्म ऐड हो जाएगी। यानी अगर इधर कोई पार्टिकल होता आपके पास m3 और उसका डिस्टेंस होता x3, तो इधर हम ऐड कर देते क्या m3 इंटू दी x3 ओवर टोटल मास, उसमें फिर ये मास भी उसमें टोटल शामिल हो जाता। और अगर चौथा होता तो फिर चौथी टर्म ऐड हो जाती। तो सिंपली अब हमारे पास क्या है, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमने फॉर n पार्टिकल्स या फॉर मैनी पार्टिकल्स के लिए हमने इसको ड्राइव करना है। तो हम सपोज़ करते हैं जी हमारे पास ये एक पहला पार्टिकल है m1, दूसरा पार्टिकल है m2, तीसरा पार्टिकल है m3 और चलते 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 लास्ट पार्टिकल है mn। और ये अपने रिस्पेक्टिव पॉइंट्स p1, p2, p3 और pn के ऊपर मौजूद हैं। इनका रिस्पेक्टिव डिस्टेंस x1, x2, x3 और x4 है। ठीक है जी। और इन तमाम के लिए जो पोजीशन वेक्टर है किसी ओरिजिन O के लिहाज से m1 के लिए r1 होगा, m2 के लिए r2 होगा, m3 के लिए r3 होगा। वो इधर ड्रा नहीं, आप ड्रा कर भी सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें मैंने इधर लिख भी दी हैं। ठीक है, तो ये होगी इसकी डायग्राम। अब फार्मूला आते हैं यहाँ तक ये 2 पार्टिकल का फार्मूला है सेंटर ऑफ मास के लिए, नीचे कैपिटल M लिख दें। ये तीसरा पार्टिकल और ये चलते चलते लास्ट पार्टिकल और डिवाइडेड बाय होल मास ऑफ द सिस्टम, ये सारे मासेस का सम कैपिटल M। ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है दिस इज़ फॉर n पार्टिकल सिस्टम। इट इज़ वेरी इजी, यही मैं आपसे कह रहा था। अब क्या है कि इस पूरी लंबी इक्वेशन को हम शॉर्ट करके लिखते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये देखें, ये एज इट इज़ और ये 1/m एज इट इज़। ठीक है, और देखें हर टर्म में क्या आ रहा है m। ठीक है, उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। हर टर्म में आ रहा है x, उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और उसको मार्क कर देंगे i के साथ। ठीक है, दोनों को i के साथ। और i की क्या वैल्यू, i सम है पहली टर्म से लेकर i इज़ इक्वल टू दी n यानी आखिरी टर्म तक। ठीक है, हमने समेशन का मतलब होता है हमने सबको क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, तो दिस इक्वेशन 1 इज़ द सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स अलॉन्ग x एक्सिस। ये देखें x एक्सिस के अलॉन्ग n पार्टिकल का सिस्टम आ गया। अच्छा, अब लिमिटिंग केस। ठीक है, ये एक जो की पॉइंट था, समेशन जो है वो लिमिटिंग केस में कैसे जाती है या समेशन जो है वो इंटीग्रल में कैसे चेंज होता है, ये आपका होमवर्क है। आपने कैलकुलस में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो आप गूगल कर सकते हैं। तो इधर मैं आपको अपने क्वेश्चन के हवाले से बता देता हूँ कि ये जो आपके पास आया कि ये जो इक्वेशन है दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इसका जो लिमिटिंग केस है वो ये लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इस इक्वेशन का लिमिटिंग केस क्या है, डेल्टा m टेंस टू 0। ठीक है, 1/m समेशन ये mi जो है ये डेल्टा mi और ये xi एज इट इज़, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। जब लिमिट अप्लाई होगी तो 1/m बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से m इसकी लिमिट्स आ जाएंगी और x इधर आ जाएगा और ये जो डेल्टा m है ये dm हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 2 है ये लिमिटिंग केस है इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट सेंटर ऑफ मास फॉर
अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस। मैं आपको यहीं से बता सकता हूँ कि अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स की जगह पर वाई आ जाएगा, एज इट इज़ एज इट इज़ एज इट इज़, और इधर क्या आ जाएगा, वाई आई आ जाएगा। और सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग जेड एक्सिस क्या होगा, इधर जेड आ जाएगा, एज इट इज़ एज इट इज़ एज इट इज़, और इधर जेड आई आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से इसका लिमिटिंग केस भी होगा। ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ये लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ये जनाब आपके पास क्या है जी, सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस किया था, वाई सी एम इज इक्वल टू दी 1/m, पहला मास उसका अलॉन्ग वाई डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा, फिर तीसरी टर्म और फिर आखिरी टर्म। ठीक है, वाई सी एम यानी सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग वाई एक्सिस 1/m। ठीक है जी, समेशन लग गया, एम आ गया, वाई आ गया। ठीक है, और इसका लिमिटिंग केस बिल्कुल उसी तरह से है, वाई सी एम 1/m, फार्मूला सेम, और 0 से m वाई डी एम। ठीक है जी, इसी तरह से अलॉन्ग जेड एक्सिस, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, ये बिल्कुल सिर्फ y की जगह पर अब z आ जाएगा, बाकी सारा कुछ वही है। इसका लिमिटिंग केस भी वैसे ही है। अच्छा, अब जनाब हम जानते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर होता है r, वो क्या होता है, वो एक्स आई होता है प्लस वाई जे होता है प्लस जेड के होता है। इसीलिए हमने क्या किया था कि तमाम मैसेज का एक्स भी निकाला है, वाई भी निकाला है, जेड भी निकाला है। इन जनरल हम उसके लिए इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि इन जनरल इक्वेशन 1, 3 एंड 5 कैन बी रिटन एज। ठीक है, इक्वेशन 1, 3 एंड 5 कैन बी रिटन एज, यानी जो सेंटर ऑफ मास लिखा हमने वाई के लिए, और जो सेंटर ऑफ मास लिखा हमने z के लिए, और जो इक्वेशन नंबर 1 में जो सेंटर ऑफ मास लिखा था हमने x के लिए, उनको हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले x y z था, अब सब के लिए हम क्या लिखेंगे, जनरली क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर r x y z को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/m सेम समेशन mi सेम, और इधर x y z को जनरली पोजीशन वेक्टर r रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर की जो फॉर्म है, ये जनरल इक्वेशन हो गई सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, इसका लिमिटिंग केस भी आप कैसे लिखेंगे, आर सी एम 1/m, और समेशन चला जाएगा इंटीग्रल में, लिमिट चली जाएगी 0 से कैपिटल M आर डी एम। पहले x और y और z होता था, अब इन जनरल r आ गया, क्योंकि r किसके इक्वल होता है, x, y और z के। अच्छा, अब जी हमने इस सेंटर ऑफ मास की क्या निकालनी है, ये सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ है आपके पास, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ है, इसकी हमने पहले वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, और फिर हमने इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है इस पॉइंट का, इस इक्वेशन का। तो फिर ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा, ये फॉर एन पार्टिकल सिस्टम के लिए हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वेलोसिटी निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो ये देखें मैंने हेडिंग दी है, वेलोसिटी ऑफ जो है ना सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। ठीक है जी, कहता है एज वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 7 के RCM इज इक्वल टू दी, यानी सेंटर ऑफ मास लोकेटेड फॉर दिस पोजीशन वेक्टर इज़ 1/m समेशन MIRI टेकिंग टाइम डेरिवेटिव। हमने इसका टाइम डेरिवेटिव लेना है पोजीशन वेक्टर का, तो d/dt ऑफ दिस 1/m समेशन MI और फिर d/dt ऑफ RI। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास वेलोसिटी बन जाएगी, एज इट इज़ एज इट इज़ एज इट इज़, और ये जो dr/dt है ये वेलोसिटी बन जाएगी। ये आपके पास सेंटर ऑफ मास की क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, i इज इक्वल टू दी 1 से n तक। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। ठीक है जी, तो टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 8, इसका हम फिर से टाइम डेरिवेटिव लेंगे, d/dt ऑफ VCM 1/m समेशन MI एंड d/dt ऑफ VI। ठीक है, तो ये जो टाइम डेरिवेटिव है वेलोसिटी का, दिस विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम्स, i इज इक्वल टू दी 1 से लेकर i इक्वल टू दी n तक तमाम पार्टिकल्स का। ठीक है,
और ये क्या है एम आई एज इट इज़, और डी वी बाई डी टी जो है ये ए आई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम इस जो होल मैस एम है पूरे सिस्टम का, उसको हम ए सी एम के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एम ए सी एम हो जाएगा अगले स्टेप में, इधर मल्टीप्लाई होके, और ये समेशन एम आई ए आई हो जाएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है ये देखें, ये एम हम जानते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू दी एम ए होता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये भी न्यूटन सेकंड लॉ से रेलेवेंट है, ठीक है। ये पूरे सिस्टम का मैस है और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मैस का एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये एम आई है और ये ए आई है, तो ये क्या बन जाएगा फ्रॉम दिस एम आई ए आई एफ आई यहाँ से, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ समेशन एफ आई इज़ इक्वल टू दी एम ए सी एम। और ये हम इसको कहते हैं इक्वेशन 9। इससे हमें क्या पता चलता है इक्वेशन 9 से, इक्वेशन 9 से हमें ये पता चलता है दिस इक्वेशन शोज़ दैट सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स कैन बी ट्रीटेड एज सिंगल पार्टिकल हुज मास इज़ एम। यानी जो सिस्टम ऑफ एन पार्ट, ये अगर सिस्टम है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और आखिरी पार्टिकल एन है, तो ये इन तमाम को वो एक सिंगल मैस ले रहा है, पूरे बॉडी का एक सिंगल मैस ले रहा है, ठीक है। और शो दैट सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स कैन बी ट्रीटेड एज सिंगल पार्टिकल हुज मैस इज़ कंसनट्रेटेड या फिर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मैस मूविंग विद वेलोसिटी वी सी एम, विद दिस वेलोसिटी एंड विद एक्सेलरेशन ए सी एम विद दिस एक्सेलरेशन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम मज़ीद इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि कहता है हम मज़ीद इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयर विल बी अ ओवरऑल ट्रांसलेशन मोशन हैविंग सम एक्सेलरेशन इफ़ एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो सिस्टम के ऊपर तो एक ओवरऑल ट्रांसलेशन मोशन आएगी सिस्टम में। ओवरऑल अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे इसके ऊपर, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे इसके ऊपर, तो इसमें कोई ना कोई ट्रांसलेशनल मोशन आएगी, तो इसमें एक्सेलरेशन भी होगा और इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। तो यही मैंने लिखा है, सच काइंड ऑफ मोशन कैन बी एनालाइज बाय न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो एफ एक्सटर्नल के नतीजे में सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन भी पैदा होगा और पूरी जो सिस्टम है उसका जो होल मास है वो मूव करेगा। तो अगर इन सम केसेस एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाती है तो फिर ये एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है उस वक्त वो कांस्टेंट हो जाती है। वो क्या हो जाती है जी? कांस्टेंट हो जाती है। ये चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो जब एफ़ एक्सटर्नल आप इधर ज़ीरो पुट करते हैं तो ये ज़ीरो हो जाता है इधर, और ये चीज़ मैंने इधर लिखी। अब हमें क्या पता चलता है, मैथ तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, फिर कौन सी चीज़ ज़ीरो है? फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ये मैथमेटिकली भी मैंने आपको बता दिया और इधर से भी समझा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मैसेस के बारे में। फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।